हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 9:30 बजे अपनी क्लास होती है, जहां पर अभी हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल एक क्लास हो चुकी है, आज ये अपनी सेकंड नंबर की क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मेरा एक साइंस का फाउंडेशन बैच है, आप लोग सीधे इससे जुड़ सकते हो। एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोगों को करवा रहा हूं। सिंपली आप लोगों को रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है, 12 महीने का 333 रुपये प्रति महीना है। जब कोड यूज करोगे NJ20 तो ये आप लोगों का 300 रुपये प्रति महीना पड़ जाएगा, और इसमें आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाएंगे इस रेलवे कैटेगरी में, जितने भी कोर्स चल रहे हैं। मेरा जो बूस्टर कोर्स हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। सभी आप लोग जुड़ जाइए और आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? एक बल है, ठीक है, एक फोर्स है, 10 किलोग्राम के पिंड में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस बल का मान क्या होगा? देखो, आप लोगों को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। कितने द्रव्यमान पे लग रहा है? 10 किलो पे लग रहा है। कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 10 1000, और फोर्स का मात्रक आपको पता ही है न्यूटन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है कोई वस्तु नियत वेग से गति करती है। नियत वेग का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे मान लो वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो 4 से चल रही है, ऐसे नहीं कभी 5, कभी 2, कभी 3, है ना। तो आप लोग मुझे बताओ, इस पर कोई मतलब कब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी? जब इस पर कोई डैश नहीं लग रहा हो। देखो, जैसे मान लेते हैं ये आप लोग की कोई बॉडी है, ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। अगर आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर आप अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो आप लोगों को पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप लोग फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या? एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में कुछ परिवर्तन की दर होगी क्या? नहीं, वेग में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा। तो कब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी? जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सर, ये सीबीटी 2 के लिए है क्या? बिल्कुल, सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों के लिए यही है। आप लोगों से बोला जा रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है ना, ये कोई मान लीजिए टेबल है, ये मान लेते हैं कोई टेबल है। अब इस पे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान आप लोगों को दिया हुआ है 2 किलोग्राम। समझ गए? ठीक है, तो घर्षण रहित, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखेंगे कितने वेग से चल रही है, फिसल रही है? 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल बताइए। फिर वही बात, अगर आप लोग चाहते हो इसी वेलोसिटी से चलती रही तो इस पे कोई फोर्स मत लगाओ। आपने सुना होगा न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। तो अगर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो इसके वेग में परिवर्तन आएगा, आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए, आप लोगों से बोला जा रहा है निम्नलिखित एसआई यूनिट या एसआई मात्रक आप लोग बोल सकते हो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, वर्क का मात्रक जूल होता है, आप लोग सभी जानते हैं, मैंने कल भी बताया था, ये तो करेक्टली मैच है। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी करेक्टली मैच है। द्रव्यमान को आप लोग किलोग्राम में नापते हो, ये भी करेक्टली मैच है। प्रेशर को आप लोग किस में मेजर करते हो? पास्कल में करते हो। ये डाइन किसकी यूनिट होती है? डाइन तो फोर्स की होती है। आप लोग बोलेंगे फोर्स की तो आपने न्यूटन बताई थी। दोस्तों, फोर्स की ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है
और जो सीजीएस यूनिट होती है ना वो होती है डाइन। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों से कभी पूछ ले न्यूटन में और डाइन में क्या संबंध है, तो 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होता है ना, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आंसर बताइए। ये क्या क्या नाम रखते हो बेवफा से वफा, आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। विकास जस्ट फेल, देखो नाम में फेल लगा रखा है इन्होंने, तो नाम तो बिल्कुल अपने जो आपके माता पिता ने इतने अच्छे अच्छे नाम दिए वो नाम तो रखो आप। द्रव्यमान m की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल बताइए। देखिए दोस्तों, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, जब आप लोग इसको छोड़ोगे तो नीचे की ओर आएगी क्या? क्यों आएगी? क्योंकि m द्रव्यमान की वस्तु पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसको आप लोग बोलते हो ग्रेविटी फोर्स, जिसका मान है mg। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन, समझ गए बात को? तो अगर 40 न्यूटन का फोर्स ही मैं ऊपर लगाऊं तो क्या होगा? वस्तु ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं वस्तु को ऊपर ले जाना तो यहां पर चिन्नू सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहां पर 40 से अगर मैं 42 लगा दूं तो ऊपर की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मोर देन mg, mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आपने नीचे mg लग रहा है, ऊपर भी mg लगाया तो वस्तु ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, बट mg से ज्यादा लगाया तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए आंसर। आप लोगों से बोला जा रहा है इनमें से कौन सा कणिका युक्त नहीं है? विच वन ऑफ दिस इज नॉट ग्रेनुलोसाइट। अब ये ग्रेनुलोसाइट कणिका युक्त क्या है? देखो देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन में 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, ये क्या है? एक प्रकार के WBC है। देखिए आपके ब्लड में जो WBC होती है ना, यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसको आप लोग हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, यानी एक केंद्रक होता है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, एक से अधिक केंद्रक होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ होती है जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। तो जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं कणिका युक्त। और ऐसी WBC जिसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हो अग्रेनुलोसाइट, जिसको आप लोग हिंदी में अकणिका युक्त बोलते हो। तो दोस्तों इसके एग्जांपल क्या है ग्रेनुलोसाइट के, है ना? न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, ये तो ग्रेनुलोसाइट है। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये जो 2 WBC है ये अग्रेनुलोसाइट है। तो आप लोगों से यही पूछा जा रहा था कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मोनोसाइट नहीं होता तो लिम्फोसाइट सही आंसर हो जाता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो WBC है ना, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, अगर आपसे पूछे जाए सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो सबसे बड़ी WBC होती है आप लोगों की मोनोसाइट। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, तो सबसे छोटी WBC आप लोगों की लिम्फोसाइट होती है। साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है ना, नंबर्स, तो संख्या में सबसे ज्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल। अगर आप लोगों से पूछा जाए संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में सबसे कम कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल। ये सारी चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। वृक्क को, यानी आपकी किडनी की बात हो रही है, किडनी को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं है। देखिए ध्यान से आप लोग एक बात समझिए, जैसे ये आप लोगों का हार्ट है ना, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये आपका हृदय है। आपको पता है हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो यहां से ब्लड आपके अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं, है ना। ब्लड लीवर में भी जाएगा, ब्लड आपके किडनी में भी जाएगा, ब्लड आपके दोस्तों हाथों में भी जाएगा, पैर में भी जाएगा। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, इधर देखो डायग्राम देखो, जैसे ये आपका हार्ट है, यहां से ब्लड आप लोग देख पा रहे हो लीवर में भी जा रहा है, ये आप लोगों का लीवर है। आपका जो ये ब्लड है
ये किडनी में भी जा रहा है। तो किडनी में ब्लड जिस नली से जा रहा है इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी और हिंदी में बोलते हैं रेनल धमनी। सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछे लीवर में ब्लड जिस नली से जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। और जब ब्लड बाहर निकलता है वो किस नली से निकलता है, हेपेटिक वेन और हिंदी में बोलेंगे हेपेटिक शिरा। और किडनी से जब ब्लड बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं रेनल वेन यानी रेनल शिरा। दोस्तों इस बार एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूरिया की अधिकतम मात्रा कौन सी नली में मिलेगी, यूरिया की अधिकतम मात्रा कौन सी नली में मिलेगी, बताइए आप लोग। तो देखिए यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, लीवर में होता है। तो जब ब्लड इस लीवर में आएगा ना तो इस ब्लड में क्या मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा। तो जब ये यूरिया वाला ब्लड बाहर निकलेगा तो इस वाली नली में कौन सा यूरिया वाला ब्लड है, यानी यहां पर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो हेपेटिक वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा है, यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि कौन सी ब्लड वेसल यानी कौन सी रक्त नलिका में यूरिया की मात्रा सबसे कम है, तब आंसर क्या होगा आपका। तो आइए देखिए दोस्तों, एक्चुअली में आपकी किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको बाहर निकालना। तो जब ब्लड इसके पास में जाएगा, देखिए यूरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो एक वेस्ट सब्सटेंस है। तो जब किडनी के पास में ब्लड जाएगा ना तो किडनी क्या करेगा, इस ब्लड में से यूरिया को निकाल लेगा। तो जब ये ब्लड बाहर निकलेगा इसमें यूरिया होगा क्या, नहीं होगा। तो रेनल वेन में, ठीक है सही बोल रहे ना, हाँ, तो रेनल वेन में यूरिया की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है ट्रॉमा के कारण रक्त की हानि क्या कहलाती है। दोस्तों ट्रॉमा का मतलब है कि सीवियर इंजरी। जैसे आप लोगों को बताया ना कि कभी कभी इतनी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उस वाली कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे, उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बताइए। अगर आपको लगता है तीनों में से एक भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। बताओ क्या बोलेंगे उसको, जब बहुत ज़्यादा बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाता है किसी इंजरी के दौरान। तो देखिए जब बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है तो उसके लिए एक जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में वो किया जाता है एक्सोंजुगेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़े में कौन लेकर आता है। देखिए दोस्तों ये आप लोगों का हार्ट है ना, ये मान लीजिए ये आप लोगों का हार्ट है, ये आप लोगों का हृदय है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो लंग्स होता है ना, मान लो ये आप लोगों के लंग्स हैं, ये आप लोगों के फेफड़े हैं। दोस्तों लंग्स के पास में जब इम्प्योर ब्लड जाता है ना, इम्प्योर ब्लड किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो लंग्स क्या कर लेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, ब्लड में कार्बन ऑक्सीजन डाल देगा। तो फिर अब जब लंग से ब्लड बाहर निकलेगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड ज्यादा होगा। तो ये वाला जो आप लोगों का ब्लड है कहां पर जाएगा, ये जाएगा आपके हार्ट में। दोस्तों हार्ट को इस वाले ब्लड को, जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, पूरे अंगों में पहुंचाना है। तो ये क्या करेगा, इसको ब्लड को पंप करेगा, जिससे अलग अलग जगह क्या पहुंच जाएंगे, ब्लड पहुंच जाएगा अलग अलग अंग में, लीवर में, किडनी में, आपके पैर में। अब दोस्तों हर अंग के द्वारा ऑक्सीजन क्या कर ली जाती है, कंज्यूम कर ली जाती है, क्योंकि हर अंग को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब ब्लड बाहर निकलेगा तो वो कौन सा निकलेगा, जिसमें ऑक्सीजन कम होगा। ये पूरा का पूरा ब्लड वापस कहां पर आएगा, आपके हार्ट में आएगा। हार्ट वापस पंप करेगा कि भैया लंग्स के पास में जा और ब्लड को सही करके ला। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दाएं नीले। अब देखो आपका हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर होता है, समझ में आ गई बात को। ये नीचे वाले 2 पार्ट को आप लोग बोलते हैं वेंट्रिकल यानी नीले। तो ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया नीले, ये होता है राइट वेंट्रिकल यानी दाया नीले। तो दोस्तों ब्लड आप लोगों का देखो घूम घाम के इधर आया, यहां से यहां पर जाता है। अब यहां से एक नली निकलती है, यहां से एक नली निकलती है जो कि लंग्स में ब्लड को लेके जाती है। क्लियर है क्या,
ये अशुद्ध रक्त किसको लेके ले जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। तो इस वाली नली का नाम क्या है, इस वाली नली का नाम है पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। देखिए आपके हार्ट से जो लंग्स में जा रहा है, जिस नली से जा रहा है उसको आप लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। बताइए क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के संचलन को क्या बोला जाता है। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जैसे ये आपका हार्ट है, ये लंग्स है, तो क्या हो रहा है, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में, और हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपका लंग्स में वापस भी जा रहा है। तो ये जो इस प्रकार का सर्कुलेशन है ना, यानी लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन है ना, उसको बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फुसफुसीय परिसंचरण। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इस वाली नली का नाम क्या है, ये गलत लिखा हुआ इधर, इस वाली नली का नाम है, इधर देखो, ये जो नली जो लंग्स में ब्लड को लेकर जा रही है उसको बोलेंगे आप लोग पुल्मोनरी आर्टरी, और वो नली जो लंग्स से, फेफड़ों से हृदय में ब्लड को लेकर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वेन, यानी फुसफुसीय शिरा। चलिए आंसर बताए। सर मैं नाश्ता कर रहा हूं, आ जाओ। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, बट आप करिए। चलो बताओ जल्दी से आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये आप लोगों के लंग्स है, फेफड़े हैं, फेफड़े में क्या आएगी, एयर आएगी, इस एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है दोस्तों, ये ऑक्सीजन कहां पर जाती है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, समझ में आ गया। ब्लड में क्या होती है आप लोगों की, हीमोग्लोबिन होती है। तो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो आपके इस ब्लड में चिपक जाएगी, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है इसके चिपक जाएगी, और उसके साथ में पूरी बॉडी में आप लोगों की ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के, वैसे मैं आपसे पूछूं ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.3 से 7.4 के बीच में होती है, यानी थोड़ी सी आप लोगों का बेसिक नेचर का होता है, शारीरिक प्रकृति का होता है। अगर ब्लड अम्लीय हो जाए ना, तो ये जो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता होती है ना, ये कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा चिपका नहीं पाएगा, तो चिपका नहीं पाएगा तो साथ में ले जा नहीं पाएगा, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया। आंसर बताए। हृदय का बायां भाग किसके द्वारा बनता है, बताओ। देखो ये आप लोगों का हार्ट है, आपके हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। ये है आपके हार्ट का लेफ्ट पार्ट, ठीक है, ये है आपका लेफ्ट पार्ट, और जो ये वाला है ना, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये है राइट पार्ट। आप लोग बोलेंगे कि सर लेफ्ट तो ये होना चाहिए, नहीं, जब मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो मेरे हार्ट का लेफ्ट कौन सा होगा, यही तो होगा ना, तो ये आपका लेफ्ट है। अब आप एक छोटी सी समझिएगा, ऊपर वाले 2 चैम्बर को आप लोग बोलते हो ऑरिकल यानी आलिंद, तो ये होता है लेफ्ट ऑरिकल यानी बाया आलिंद, ये होता है राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। नीचे वाले पार्ट को बोलते हो वेंट्रिकल यानी निलय, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय। तो हृदय का बाया भाग ये किसके द्वारा बन रहा है, एक तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों ऑरिकल का दूसरा नाम एट्रियम भी है ना, ऑरिकल को एक नाम से और जानते हैं, एट्रियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। लेवल 2 और लेवल 3 कब होगा दोस्तों, उसकी भी इंफॉर्मेशन जल्दी ही आएगी। एक बार लेवल 4 लेवल 6 हो जाए, 2 दिन में हो जाएंगे आपके। स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, इनके हृदय में दाएं निलय द्वारा पंप किया गया रक्त किस वाल्व से बाहर जाता है। देखो मैंने भी आप लोगों को बताया, आपके हृदय के 4 चैम्बर है। दाया निलय कौन सा है, ये तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाया निलय है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल यानी दाया निलय।
अगर आपको ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि राइट वेंट्रिकल से यानी दाएं निलय से जो ब्लड जाता है ना, वो कहां पर जाता है, आपके लंग्स के पास में जाता है, बताया था ना मैंने आपको। और इस नली को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, इस नली को आपने नाम दिया था पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। तो दोस्तों एक्चुअली में यहां पर क्या होता है, एक वॉल्व होता है, गेट होता है, इस गेट का नाम ही क्या है, पुल्मोनरी वॉल्व है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को। ट्राइकस्पिड वॉल अलग है। ट्राइकस्पिड वॉल कौन सा है, बहुत से दोस्त बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड। दोस्तों ये जो आप लोगों का ये वाला वॉल्व है, ये कौन सा होता है आप लोगों का, राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है ना, जिस वॉल्व के माध्यम से आता है, ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि बोला जा रहा है स्तनधारी के हृदय में दाएं निलय द्वारा पंप किया गया रक्त किस वॉल्व से बाहर जाता है। तो जब आपका राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है ना, तो ब्लड आप लोगों का इधर जाता है आप लोगों का इस नली में, और ये जो वॉल्व है इसको पुल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए बोला जा रहा है ए बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन किस पे प्रेजेंट होते हैं। देखो एक्चुअली में आपको पता है बहुत सारे व्यक्तियों का सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ। तो एक्चुअली में जो ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है वो किस आधार पे डिसाइड किया जाता है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त वर्ग जो डिसाइड किया जाता है वो एंटीजन के आधार पर किया जाता है, जिसे आप लोग हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये एंटीजन क्या है। एंटीजन कुछ भी नहीं है, जो आपकी आरबीसी है ना, जो आपकी लाल रक्त कोशिका है, इस पे दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसे ही आप लोग बोलते हैं एंटीजन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ए प्रकार के और बी प्रकार के। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एंटीजन लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं प्रतिजन। तो जैसे मैंने देखा, और एक तरफ लिख देता हूं ब्लड ग्रुप। जैसे मैंने देखा आप में से किसी व्यक्ति का मैंने ब्लड लिया, उसके आरबीसी पे देखा ए प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे थे, ए प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे थे, तो उनके ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए ब्लड ग्रुप। किसी व्यक्ति के आरबीसी पे अगर बी प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे थे, यानी बी प्रकार के प्रतिजन पाए जा रहे थे, उसके ब्लड ग्रुप को हम लोग नाम दे देंगे ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी पे दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है तो उसके ब्लड ग्रुप हो जाएगा जीरो यानी ओ, है ना। इसको जीरो से ऐसे याद रखना, कोई एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है। तो ए बी रक्त समूह के लिए एंटीजन किस पर होते हैं, कोई सा भी आप लोगों का ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो, ए बी हो, सभी में जो एंटीजन होंगे वो आरबीसी पर यानी लाल रक्त कोशिका पर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए इसका आंसर। देखो ये लाल रक्त कोशिका पे ही है, चाहे ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो, ए बी हो। ओ पे तो आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी पे कोई भी एंटीजन आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं। मैंने अभी आप लोगों को बताया ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ए एंटीजन होता है, बी वाले में बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी होता है बी बी होता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो सीधा सीधा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है सबसे दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब है दोस्तों बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में मिलता है, वो आपको बताना है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूं। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो कौन सा होता है, ओ होता है। ओ में भी कौन सा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव होता है आप लोगों का यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता, है ना, सभी को ब्लड दे देगा ये, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो। और जो ए बी पॉजिटिव होता है ना, वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब क्या है, वह सभी से ब्लड ले लेगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया था, पूछा जाता था कौन सबसे ज्यादा पाया जाता। देखो मैं आप लोगों को सभी ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं। जैसे अगर आप लोग वर्ल्ड में बात करोगे
2020 के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो 777 टोटल पॉपुलेशन जो 777 करोड़ है, इसमें 37.39% लोगों में ओ पॉजिटिव पाया जा रहा है। कितना बड़ा संख्या है, 37.39%। तो ओ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें ए बी नेगेटिव कितना पाया जा रहा है, केवल और केवल 0.41, उल्टा बोल दिया मैंने। इंडिया में बात करें ओ पॉजिटिव जो पाया जाता है वो 32.53% लोगों में पाया जाता है। बी पॉजिटिव की बात करें, ये भी काफी ज्यादा मात्रा में 32.1, देखो ज्यादा अंतर नहीं है, 32.53 है, 32.1, लेकिन फिर भी चिन्ह सा ही ज्यादा है, लेकिन है तो यही ज्यादा ना। तो मोस्ट कॉमन तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, और मोस्ट रेयर काफी दुर्लभ मात्रा में मिलता है वो आपका हो जाएगा ए बी नेगेटिव। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आ जाओ। तो भैया आपको अपने ब्लड ग्रुप पता है नहीं पता, कमेंट करके बताओ सब अपने ब्लड ग्रुप। जैसे भैया भी 1-2 दिन पहले कौन सी क्लास थी मेरे को ध्यान नहीं, उसमें बोल रहा सर मुझे ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। एटलीस्ट आपको अपना ब्लड ग्रुप तो पता होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, बहुत जरूरी में आप लोगों को ब्लड की जरूरत हो, फिर उस समय चेक करवाओगे क्या? वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है ना, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड क्या हो गया, बाहर निकल गया, मतलब उसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमको पता नहीं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको कौन सा ब्लड दोगे? बिना सोचे समझे कौन सा ब्लड चढ़ा देंगे इसको, बताओ? तो इसको चढ़ाया जाएगा ओ नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, तो इसको भी दे सकता है। अब इसका ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ भी हो। सर कभी जरूरत ही नहीं पड़ा चेक करवाने का। कैसे करते हो आप? ये भी कोई जरूरत पड़ेगी तभी करवाओगे क्या? अब भैया आप एग्जाम में कोई फॉर्म भर रहे हो, वहां पे पूछा जा रहा है मेल या फीमेल, टिक करना है, और यार चेक करवा के आता हूँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, पहली बार फॉर्म भरना पड़ रहा है। तो ये कोई चीजें है क्या, ये कोई ये जरूरत पड़ने पर ही आप चेक कराओगे? भैया ब्लड ग्रुप तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज ही जाके चेक कराओ, 50 रुपए लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगे। टीबिया अस्थि आप लोगों को कहां पर मिलेगी? देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, ये आप लोगों की क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैर टांग, अब रियल में जो वर्ड होते हैं इनके लिए देखो क्या होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है इसको आप लोग बोलोगे थाई, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लेग, नीचे वाले पार्ट को, और ये जो जिसमें आपकी फिंगर है ना, समझ गए आप लोग, पैर वाला पार्ट जिसको, इसको आप लोग बोलते हैं फुट। तो आप लोग डिफरेंस देखिएगा, लेग इसको नहीं बोलेंगे, लेग सिर्फ इस वाले को बोलते हैं। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, टीबिया बोन कहां पर मिलती है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपके थाई में एक बोन होती है जिसको आप लोग बोलते हैं, कौन सी बोन होती है आप लोगों की? फीमर होती है। तो एक फीमर इधर होती है, मतलब लेफ्ट थाई में, एक राइट थाई में। तो देखो ये होती है आपकी फीमर, एक इधर एक इधर, समझ में आ गया? इसके बाद में दोस्तों आपके जो घुटने होते हैं ना, घुटने में एक स्फेरिकल यानी गोलीय आकृति की एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है पटेला। क्या होता है? पटेला होता है। और इस पटेला को आप लोग नी कैप के नाम से भी जानते हो। इसके बाद में दोस्तों ये जो लेग वाला पार्ट है ना, इसमें 2 हड्डी इधर होती है, 2 हड्डी इधर होती है। देखो आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो 2 हड्डी दिख रही होगी आपको, दिख रही होगी। तो एक हड्डी का नाम होता है टिबिया, एक का नाम होता है फिबुला। सर टिबिया कौन सी होती है, फिबुला कौन सी होती है? ये जो आपके पैर के अंगूठे की तरफ वाली जो है ना वो तो टिबिया है, और जस्ट इसके पास वाली फिबुला है। पैर का जो अंगूठा है ना आपका, तो इसके तरफ वाली टिबिया है, और इसके जस्ट पास में कौन सी है? फिबुला। तो टिबिया बेसिकली आप लोगों को कहां पर मिलेगी? लेग में मिलेगी, लेग में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर बताइए। मानव शरीर में बाइसेप्स जो मसल्स है वो आप लोगों को कहां पर मिलेगी? आपको पता है जैसे हड्डियों के अलग अलग नाम है, मसल्स के भी अलग अलग नाम है। आप लोगों को बताना है कि बाइसेप्स कहां पर मिलेगी। आप लोग सब जानते हो बाइसेप्स, ठीक है। तो ये देखिए जो आप लोगों की, देखो यहां पर आपकी एक हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। तो ये जो हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस।
तो इस ह्यूमरस के ऊपर वाली जो मसल्स है इसको आप लोग बाइसेप्स बोलेंगे, और ये जो ह्यूमरस है इसके जो नीचे वाली मसल्स है इसको आप लोग ट्राइसेप्स बोलेंगे। तो चाहे बाइसेप्स की बात हो, ट्राइसेप्स की बात हो, ये आप लोगों की आर्म में मिलेगी। इसको आर्म बोलते हैं और इसको बोलते हैं फोर आर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए। यार मैंने ऐसे करा, मुझे शर्म आ गई, मजाक में उड़ाओ मेरा। चलो सर आप जिम नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाता। आपने जाके क्या उखाड़ लिया? जिम जाएंगे यार, जिम शरीर का क्या करना है यार, आपको पढ़ाना भी तो है। अभी सुबह सुबह जिम चल गया 2 घंटे, फिर क्लास कौन लेगा तुम्हारी? ठीक है, देखो आपको एक तरफ सूची दी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई है, यानी एक लिस्ट इधर एक लिस्ट इधर। आप लोगों को यहां पर क्या दिया हुआ है? चेस्ट बोन, मतलब आपसे बोला जा रहा है आपके चेस्ट में एक हड्डी होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? आपके इस जगह ना, इस जगह एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। तो देखिए चेस्ट बोन को, छाती की हड्डी को आप लोग कनेक्ट कर दीजिए स्टर्नम से, तो ए आप लोगों का 4 से कनेक्ट हो गया। कहानी क्लियर है? बात आती है कॉलर बोन। दोस्तों आपके यहां पर एक हड्डी होती है, हाथ लगा के देखो, एक यहां पर है एक यहां पर। तो जब आप लोग कोई शर्ट पहनोगे या कॉलर वाली टी शर्ट पहनोगे, जैसे अभी मैंने पहन रखा है, तो जो कॉलर आ रही है वो इसी हड्डी के अलोंग तो आ रही है। तो इस वाली हड्डी का नाम क्या होता है? क्लेविकल होता है। इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपका शर्ट की जो कॉलर होती है ना वो इधर ही आती है ना। तो ये देखो, एक क्लेविकल ये रही, एक क्लेविकल ये रही, सब हाथ लगा के देख लो, सब में मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉलर बोन का नाम क्या है? क्लेविकल है। तो बी आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा, तो बी आप लोगों का 1 से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नी कैप, मैंने अभी अभी आपको बताया, आपके घुटने में एक हड्डी होती है जिसका नाम है पटेला, उसको आप लोग नी कैप के नाम से भी जानते हो। तो सी आप लोगों का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं शोल्डर बोन। देखो एक्चुअली में देखो, आपके शोल्डर किसको बोलोगे? इसको बोलोगे। ठीक है, एक्चुअली में आप लोगों के इस जगह, देखो इस जगह एक हड्डी इधर होती है, एक हड्डी इधर होती है जिसका नाम है स्कैपुला। तो स्कैपुला आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? डी आपका 3 से कनेक्ट हो जाएगा। डी आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ए को 4 से करो, बी को 1 से करो, सी को 2 से करो, डी को 3 से करो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, इसको आप लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हो। ये जो आपकी क्लेविकल है इसका दूसरा नाम कॉलर बोन भी है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। बताइए, एक तरल का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप लोगों को बताना है सेल्सियस में टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकाले, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सी बात क्या है, इधर आओ। आप लोगों को फ़ारेनहाइट को बदलना है सेल्सियस में। कई बार सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है, कई बार केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना होता है, कभी फ़ारेनहाइट को रूम ईयर में बदलना पड़ता है। तो आप लोग एक सिंपल सी इक्वेशन याद रखिए, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। ये याद रख लोगे। R क्या है? यहां पर रूम ईयर है, ये जानते होंगे, सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन। अब आप लोगों को किस किस में संबंध निकालना है? फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में निकालना है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में निकालना है। तो इन दोनों को आप लोग बराबर कर दो। क्लियर है क्या? तो चलिए इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। C/5 = F - 32/9। तो फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो C/5 = F की वैल्यू 32 रखी, 32 - 32 0, तो ये 0/9 0 हो जाएगा। C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 × 5, और 0 × 5 आपका 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों से कोई पूछे वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, यानी कौन से टेम्परेचर पे जम जाता है? सर 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये जो वैल्यू है आप लोग केल्विन में बताइए, तो केल्विन में होता है 273 केल्विन पे जम जाता है। अगर आप लोगों से पूछे फ़ारेनहाइट में बताओ, तो आप लोग बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। तो ये आपको सीधे डाटा याद रखना ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप लोगों को तरल का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। और सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होगा? 0 होगा। सीधे ही आप लोग आंसर बता सकते थे, बट मैंने आप लोगों को सॉल्व करा के बता दिया। समझ गए बात को?
ठीक है, यार कौन दे रहा है 212? चलिए बताइए। और दोस्तों आज शाम को 4 बजे मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। समझ में आ गई बात को? पीरियोडिक टेबल के टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, मजा आप लोगों को आ जाएगा। बताइए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? देखिए, जब आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, आप लोगों को पता है, जैसे ये आपका मिरर है, ठीक है, जैसे आप लोग सुबह वॉशरूम में जाते हो, ये मिरर का जनरली छोटा साइज होता है। अब आप उसके सामने खड़े होते हो तो आपका कुछ पार्ट ही दिखता है, यहां तक या फिर यहां तक दिखता है। तो अगर आप लोगों को अपना पूरा साइज देखना है, पूरी बॉडी देखनी है, मान लो आप लोग 6 फीट के हो, फॉर एग्जांपल मान लो 6 फीट के हो आप लोग, है ना, मैं 6 फीट का हूं। अब मान लो आपने मिरर केवल इतना सा कर रखा है, आधे फीट का, तो मैं कभी भी उसमें चाहे कितना भी दूर चला जाऊं मैं मिरर से, कभी भी मैं अपना पूरा इमेज नहीं देख पाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो पूरी इमेज दिखे तो आपकी हाइट का एटलीस्ट आधा होना चाहिए। बड़ा तो कितना भी रख सकते हो, एटलीस्ट आधा होना चाहिए। तो अगर कोई 1.5 मीटर लंबाई का कोई व्यक्ति है तो मिरर की क्या होना चाहिए, 1.5 का आधा करो। 1.5 को क्या लिख दो, 3/2 लिख दो, ये नीचे 2 है ही, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 0.75। तो एटलीस्ट उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, 0.75 मीटर। इससे ज्यादा आप लोग कितनी भी रख सकते हो। समझ गए बात को? अरे क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। और सेशन को लाइक कर लो यार, ऐसे क्या कंजूसी करते रहते हो। आंसर बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। देखो, देखिए दोस्तों, आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है, आप लोग जब इसके सामने जाके खड़े होंगे तो आपकी एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई 2 मिरर है, एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो जब आप लोग इनके बीच में जाके खड़े होंगे ना तो आपकी एक से ज्यादा इमेज बनेगी। अब बात आती है कितनी बनेगी, ये डिपेंड करेगा इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है। तो आप लोग सॉल्व कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है, आप लोगों को क्या करना है, 360 में भाग लगाना है थीटा का, ठीक है। अगर 360 में भाग लगाया थीटा का और जो आप लोगों का आंसर आया, ये अगर एक विषम संख्या है, अगर ये एक ऑड नंबर है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या ये ही हो जाएगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या यही हो जाएगी, यानी 360/थीटा ही हो जाएगा। अगर आपने 360/थीटा निकाला और अगर ये वाला जो मान आया वो एक सम संख्या है, अगर ये एक इवन नंबर है, तब इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 360/थीटा में से 1 माइनस कर दोगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, जब 360/थीटा का मान विषम आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या आपने ये रख दी 360/थीटा, यानी विषम ही रख दी। और अगर 360/थीटा का मान सम आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए क्या कर रहे हो, इस संख्या में से 1 को माइनस कर रहे हो। तो कुल मिला के नंबर ऑफ इमेजेस का मान हमेशा ऑड नंबर आएगा, एक विषम संख्या आएगा। 2 एक सम संख्या है, इसको हटाओ, 10 एक सम संख्या है, इसको हटाओ, 4 एक सम संख्या है, इसको हटाओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बाकी आप लोग निकालना चाहते हो निकाल लो। 360 में सबसे पहले भाग लगाओ, कितना एंगल है, 72 है। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे सीधे सीधे 5 आ रहा है। 5 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और मैंने आपको बताया था जब कोई विषम संख्या होती है तो नंबर ऑफ इमेजेस वही हो जाती है, 360/थीटा यानी 5 हो जाएगा। समझ गए बात को? अरे समझे या नहीं समझे? अरे समझे या नहीं समझे? 4 बजे कराऊंगा साइंस मैग्नेट पे। चलिए आंसर बताइए इसका। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? आप लोगों को पता है जो व्हाइट लाइट होती है 7 रंग से मिलकर बनी होती है,
तो देखिए 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें देखो वेवलेंथ किसको बोलते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी। देखो यहाँ पर रेड पे ज्यादा है, वॉयलेट में कम है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, उस पर रेड टिक मत कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा वॉयलेट की है। चलिए आंसर बताइए। कम बोला है, ज्यादा नहीं, अच्छा कम होता है, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। तो रेड आपका आंसर नहीं होगा, मेरे को लगा ज्यादा बोला है। तो फिर आंसर क्या होगा, वॉयलेट। ऑप्शन में वॉयलेट है ना, वॉयलेट बोल दो, पर्पल बोल लो, बात एक ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई एम सॉरी, मेरे को लगा कि ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। जल का अपवर्तनांक आपको 4/3 दिया हुआ है। जल में प्रकाश की गति क्या होगी। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, प्रकाश की जो अधिकतम गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर होती है, निर्वात में, या फिर आप लोग बोल सकते हो एयर में, दोनों में लगभग समान होती है। इससे ज्यादा प्रकाश की जो गति है हो ही नहीं सकती, प्रकाश की चाल हो ही नहीं सकती। इसको तो आप लोग हटाओ, सबसे पहले इसको हटा दिया आपने, ठीक है। अब आप लोगों को यार कुछ माध्यम ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे आप लोगों को याद रखनी है। जैसे मैं ग्लास की बात करूं, कांच में होती है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भैया देखो ये जो स्पीड होती है वो किस में होती है, ग्लास में होती है, कांच में होती है। इसको भी आप लोग हटाओ। समझ रहे हो क्या, क्लियर। आपको पानी का सीधा याद रखना है, पानी में होती है 2.25 × 10⁸। अब आप लोग बोलेंगे सर अगर मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व करूं। आइए, तो अगर किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, C/V। C क्या है, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये V क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आप लोग निकालने जा रहे हैं। आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना है, 4/3। C का मान आप लोग जानते ही हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी V का मान निकाल लो। V क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक 4/3 है। 4/3 अपवर्तनांक किसका है, जल का है। तो जल में प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं हम लोग। तो V का मान कितना आ जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 10⁸/4। या 9 को क्या लिख दो, 8 + 1 लिख दो। तो 8/4 हो जाएगा 2, 1/4 हो जाएगा 0.25। तो 2.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, अरे समझे ये नहीं समझे। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आंसर आ रहे धमाधम सभी के। जब प्रकाश की किरण पानी से कांच में जाती है, देखिए दोस्तों कांच का अपवर्तनांक कितना है, कोई बता सकता है क्या, 1.5 है। पानी का कितना है, पिछले क्वेश्चन में देखा है 4/3, जिसको आप लोग 1.33 भी बोल सकते हो। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है। तो यानी इन दोनों में से आपने बता दिया, ये रेयर है, ये डेंसर है। कहानी क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो जब प्रकाश किरण पानी से कांच में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से जब डेंसर में जाता है तो क्या होता है दोस्तों, ऊपर एक मीडियम है, ये मान लो ये रेयर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम क्या है, मान लो डेंसर मीडियम है। ये कोई प्रकाश की किरण जा रही थी ऐसे ऐसे जा रही थी दोस्तों, जहां पर ही मिला ना उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। तो देखो एक्चुअली में जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी। बट जब भी प्रकाश किरण रेयर से डेंसर की ओर जाती है ना, तो ये क्या हो जाती है, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेयर में, विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, डेंसर में, मीडियम डेंसर है, प्रकाश की स्पीड इसमें कम होगी। तो देखो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं, द स्पीड इंक्रीज नहीं, अवे फ्रॉम स्पीड डिक्रीज एंड बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को, अरे समझ गए।
चलिए, तो ये आप लोगों के आज के हो गए। कल करेंगे हम लोग CB2 के क्लास नंबर 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कंप्लीट मेरा साइंस का फाउंडेशन बैच है, थ्योरी बैच जोड़िए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में आपको करवा रहा हूं। हर क्लास की आपको शानदार PDF है, हर आपका टॉपिक कवर होगा। साथ में जो बूस्टर कोर्स अभी हुआ था, बूस्टर कोर्स क्या है सर? ये मैंने आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन कराया था। हर क्वेश्चन का मैंने बेस्ट आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है। आप लोग अगर ये क्वेश्चन भी कर लेते तो कंप्लीट आप लोग का सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है। रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले 12 महीने का दोस्तों 333 रुपए प्रति महीना है। जब कोड लगाएंगे आप लोग चिन्नूसा कोड NJ20 कोड चिन्नूसा, लेकिन डिस्काउंट बहुत हो जाएगा, तो ये आप लोगों का 3600 रुपए का पड़ जाएगा, यानी 300 रुपए प्रति महीना ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपनी ध्यान रखो। हाँ, आज 1 बजे वाली क्लास होगी, वो लास्ट क्लास है, उसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट वगैरह हम लोग सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक